हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट आर बी द रिंग let R be the ring of all matrices of order 2 cross 2 over integers, and let S be the set of all 2 cross 2 matrices of the form AB00 where A and B are integers, then S is a left ideal but not right ideal of R। देखिए क्या कह रहा है आपको एक R रिंग दी हुई है हर एक मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हो 2 क्रॉस 2 का। तो सॉल्यूशन में बताइए आपको क्या दिया हुआ है। हियर R दिया हुआ है, R इज द रिंग of all matrices of order 2 cross 2 over integers। यानी R कौन से फॉर्म में रहेगा, R इस फॉर्म में रहेगा A B C D, जहां पे A B C D क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। तो जब भी यहां पे आप कोई इंटीजर लिख रहे हैं और एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, R के अंदर आएगा। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, S इज सेट ऑफ ऑल 2 cross 2 matrices of the form AB00 where A and B are integers। तो बताओ S कौन से फॉर्म में है, S इस फॉर्म में AB00 जहां पे A और B कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं। हमारा R क्या था, वो भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था इस फॉर्म में ABCD वाले फॉर्म में, जहां पे ABCD क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। तो अगर मैं R से ऐसे एलिमेंट उठाऊं जहां पे C और D को मैं क्या पुट करूं, 0, तो मुझे किसके एलिमेंट मिल जाएंगे, S के एलिमेंट मिल जाएंगे। मतलब मैं S में एलिमेंट किससे उधार ले रहा हूं, R से, कि मैं R में ये जो दो एलिमेंट है C और D, इनकी जगह जब 0 आ रहा है, वो वाले जो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स आ रहे हैं वो मैं उधार लेके किसके अंदर लिख रहा हूं, S के अंदर। तो मुझे दिख रहा है यहां पे कि S क्या है, S इज अ सबसेट ऑफ R मिलेगा। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज S इज अ सबसेट ऑफ R। मुझे कैसा सबसेट चाहिए होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट। क्लियरली 0 0 0 0 मैं बोल सकता हूं ये एलिमेंट आएगा S में। क्यों, सिंस 0 को ही मैं लिख सकता हूं एक इंटीजर लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, मेरा जो इंटीजर है कौन से फॉर्म में होना चाहिए, AB00 के फॉर्म में मैट्रिक्स होना चाहिए, जहां पे A और B क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए। तो भाई इंटीजर की एक वैल्यू 0 भी होती है ना, तो 0 0 0 0 ये भी क्या है, ऐसा आपका S का एलिमेंट जिसमें A और B के जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया हूं, 0 है। तो मैं कह सकता हूं ये एलिमेंट आएगा S के अंदर आएगा, और मैं इसे नाम दे सकता हूं O से दे सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। S हो गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R आएगा। अब हमको क्या करना है, हम लोगों को जब भी दिखाना रहता था कि S
ये आपका आइडियल है आर का। तो हम क्या दिखाते थे, पहला तो कि अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूं एस के अंदर से तो इनका सब्ट्रैक्शन भी एस के अंदर आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं एस के अंदर और एक एलिमेंट ले रहा हूं आर के अंदर, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ए बी हो चाहे बी ए हो, ये आना चाहिए आर के अंदर आना चाहिए। और अगर बी से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि आर एलिमेंट है आर का, तो चाहे ए आर निकालो चाहे आर ए निकालो, ये आर के अंदर आना चाहिए। ये होता है आइडियल की डेफिनेशन। हमसे लेकिन कह रहा है हमें प्रूव करना है कि एस लेफ्ट आइडियल तो है पर राइट आइडियल नहीं है। लेफ्ट आइडियल कौन सा रहता है, जहां पे रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से आए। तो आर ए ये होगा लेफ्ट आइडियल और ए आर ये होगा राइट आइडियल के लिए होगा। तो हमें दिखाना है ये तो आएगा आर के अंदर बट ये आर के अंदर नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्योंकि हमारे एलिमेंट कौन से फॉर्म में है, मैट्रिसेस के फॉर्म में, मुझे दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा एस के अंदर से। तो चलो मैं ले लेता हूं लेट ए और बी, ये दो एलिमेंट आ जाए मेरे एस के अंदर से। एस के अंदर क्या आते हैं 2x2 के मैट्रिक्स, जहां पे मेरा सेकंड कॉलम हमेशा क्या आएगा 0। तो मैं इसे लिख सकता क्या a1 b1 0 0, b आ जाएगा a2 b2 0 0, वेयर a1 a2 b1 b2 सबके सब क्या है इंटीजर से आएगा। अब इनका सब्ट्रैक्शन निकालिए तो देयरफॉर a माइनस बी की वैल्यू क्या आएंगी, a क्या है a1 0 b1 0 माइनस b की वैल्यू क्या है a2 0 b2 0। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते तो आएगा a1 माइनस a2 0, b1 माइनस b2 0। ये भी एलिमेंट किसके अंदर आएगा s के अंदर। क्यों, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका भी सेकेंड कॉलम 0 है। और अगर a1 a2 b1 b2 इंटीजर है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा एक इंटीजर ही आएगा। तो आप लिखेंगे एज a1 a2 b1 b2 सबके सब इंटीजर है। तो जब मैं a1 माइनस a2 निकालूंगा या b1 माइनस b2 निकालूंगा, ये भी क्या फॉर्म करेगा एक इंटीजर फॉर्म करेगा। तो मैंने यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया कि अगर a एलिमेंट है इसका b एलिमेंट है इसका तो a माइनस b भी एलिमेंट रहेगा s का, यानी ये एडिटिव सब ग्रुप है। मैंने ये तो प्रूव कर दिया। अब एडिटिव सब ग्रुप के साथ मुझे अब लेफ्ट राइट आइडल सॉल्व करना है। अब देखिए इसने पहले क्या कहा है, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है एक लेफ्ट आइडियल है, प्रूव करना है। तो चलिए कर लेते हैं। लेफ्ट आइडियल के लिए रिंग का एलिमेंट कहां से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट से रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम रिंग का एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट रिंग का एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में आ जाए। हमने यहाँ पे ए बी तो इससे डिनोट किया है, तो मैं इसे ले लेता हूँ पी क्यू, लेकिन आर लूंगा तो फिर ले लेता हूँ आर एस, कंफ्यूज मत होना बस। ये आर का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, तो लेट इसको नाम दे देंगे हम बी से हमने ऑलरेडी दिया है, पी देता हूं। पी एक एलिमेंट है किसका आर का, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस ये सब के सब क्या हो जाएंगे इंटीजर्स हो जाएंगे। एंड ए भी मैंने एलिमेंट लिया हूं a1 b1 0 0, ये एलिमेंट आ जाएगा मेरा एस का। तो देयरफॉर a1 b1 दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे यहाँ पे इंटीजर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें दिखाना है कि लेफ्ट आइडियल है। तो मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया हूं जहां पे कैपिटल पी क्या है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है आर का लिए, और ए क्या है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट जो मैंने लिया हूं एस का लिए। तो चलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालते। तो हम निकालेंगे p इंटू ए। समझ में आया ना, मैंने p a ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसे लेफ्ट आइडियल दिखाना है। तो जो भी मेरा आर का एलिमेंट है वो लेफ्ट से आना चाहिए। तो पी ए निकालेंगे। पी क्या है पी क्यू आर एस इंटू ए क्या है a1 b1 0 0। तो चलो कैसा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा पी a1 प्लस क्यू b1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा r a1
प्लस एस बी वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा जीरो। क्यों? आर इंटू जीरो होगा जीरो, एस इंटू जीरो होगा जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हमें दिख रहा है ये भी एलिमेंट किसके अंदर आएगा? एस के अंदर आएगा। क्यों? देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना? एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना, जिसमें सेकेंड कॉलम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। और क्योंकि A1, B1, P, Q, R, S सबके सब क्या है? इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन भी क्या फॉर्म करेगा? एक इंटीजर ही फॉर्म करेगा। तो आप लिखेंगे सिंस P, Q, R, S, A1, B1 सबके सब क्या है? इंटीजर है। तो आप इनका कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाइए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, वो हमेशा क्या बनाएगा? एक इंटीजर ही बनाएगा। तो मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया रिंग के अंदर का, उसे मल्टीप्लाई कर दिया एस के अंदर के एक आर्बिट्ररी एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट किसके अंदर आया? एस के अंदर आया। तो हम कह सकते क्या? दिस इंप्लाइज एस इज एन लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। कह सकते हैं ऐसा? कर दिए प्रूव। अब देखो आपको कह रहा था आपको प्रूव करना है कि एस लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। तो आप लिखेंगे कंसीडर ए इंटू पी। ए की वैल्यू क्या है? A1, B1, 0, 0। P की वैल्यू क्या है? क्या लिए थे हमने? PQRS। अब बताओ क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A1 इंटू पी आएगा A1, P 0 इंटू R 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो आएगा A1 इंटू Q 0 इंटू S 0 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा B1P इंटू 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आएगा B1 इंटू आएगा। अब आप एक चीज बताओ, ये एलिमेंट बिलोंग कर सकता है क्या ऐसे? नहीं कर सकता। ये बिलोंग करेगा ऐसे जब आपका ये Q वाली वैल्यू क्या है? जीरो आए, या तो A1 B1 ये क्या है? जीरो आए। तो आप लिखेंगे दिस एलिमेंट डज नॉट ऑलवेज बिलोंग टू एस। एग्जाम्पल दे दो कोई भी एक। मैं एक एलिमेंट ए ले लेता हूं इजी बनाने के लिए, 1 1 0 0। एलिमेंट पी ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 ले लिया। अब मैं जब a इंटू पी निकालूंगा, देखो ये a 1 1 0 0 इंटीजर है, तो पक्के में किसके अंदर आ रहा है? s के अंदर। p 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट है जिसके अंदर चारों एलिमेंट आपने इंटीजर लिखे, तो पक्के में किसके अंदर आएगा? रिंग r के अंदर। तो जैसे ही मैं a इंटू पी निकालूंगा, यानी 1 1 0 0 इंटू 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 आ रहा है। और ये एलिमेंट एस के अंदर नहीं आता। यानी आप ऐसा कोई भी एलिमेंट आर्बिट्ररीली उठा रहे हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन एस के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे देयरफॉर एस इज नॉट राइट आइडियल ऑफ आर। समझ में आया कैसा लॉजिक लगाना है आपको? अगर लेफ्ट आइडियल लगाना है तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से आता है। और देखो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, P Q R S A1 B1 की कोई भी वैल्यू ले लो, एंड का जो कॉलम है हमेशा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, और दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो, रिजल्ट क्या बनता है? एक इंटीजर ही बनता है। तो यहाँ पे भी एक इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक इंटीजर आ रहा है, तो ये एलिमेंट हमेशा एस के अंदर आएगा। लेकिन जो हमारा सेकेंड सिनेरियो था, यहाँ पे A1Q B1Q आ रहा था, A1Q B1Q जब जीरो होगा तभी एलिमेंट एस के लिए आएंगे, और हमारा आइडियल के लिए हर एक एलिमेंट आता है करके। तो जब हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं तो वहां पे जीरो बनता है। तो ये क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आप बोलेंगे एलिमेंट हमेशा बिलोंग करे एस में, ये जरूरी नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल से बता दिया कि ऐसा भी आप एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा रहे हैं तो वो चीज को ट्रू
नहीं कर पा रहे। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? अब हम है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, जो है प्रूव अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। क्या कह रहा है आपको? आपको प्रूव करना है कि अगर एक फील्ड दी हुई है आपको, तो उसके कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडियल्स याद है ना? हर एक जो आपका रिंग है उसके दो तो आइडियल पक्के में होते ही, एक जीरो एलिमेंट वाला सेट और दूसरा वो रिंग खुद में है। और एक फील्ड क्या होता है? फील्ड एक कम्यूटेटिव रिंग होता है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट हो और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो हमें दिखाना है कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक फील्ड है हमारे पास, आर रिंग देने के बजाय एक एफ फील्ड दिया हुआ है आपको, तो इस फील्ड के कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। ये जीरो और आर, इसे हम कौन से आइडियल्स बोलते हैं? इम्प्रॉपर आइडियल्स। क्या कहते हैं इसे हम? इम्प्रॉपर आइडियल्स कहते हैं। पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हमें दिखाना है कि अगर आपको फील्ड दिया हुआ है ना, तो उसके सिर्फ ये दो ही आइडियल बनेंगे, इसको छोड़ के और कोई आइडियल बन ही नहीं सकता। तो चलिए हम ले लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट एफ बी अ फील्ड। एफ हमें क्या दिया हुआ है? यहां पे फील्ड दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज एफ इज अ commutative ring with unit element and every non-zero element of F has its multiplicative इनवर्स इन एफ। हमने डेफिनेशन अच्छे से याद करके रखे क्योंकि हमारा पूरा कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल लेसन्स होते हैं इसमें डेफिनेशन सबसे मेन होती है। आपको डेफिनेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरे क्वेश्चंस डेफिनेशंस पे ही सॉल्व होते हैं। तो हमने बता दिया कि एफ क्या है? हमारी एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास यूनिट एलिमेंट है एंड हर एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ का एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रहेगा, एफ पे रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? कोई डाउट नहीं? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एफ हैज नो प्रॉपर आइडियल। हमें दिखाना है एफ के कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, मतलब एफ के पास सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल है जो है इम्प्रॉपर आइडियल। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट एफ has only zero element and f has its ideals। यानी f के सिर्फ दो आइडियल्स है। कौन कौन से? एक जीरो और दूसरा वो फील्ड खुद। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जीरो वाला तो हम आसानी से बता सकते कि जीरो सबका होता ही है ना? मैंने आपको बताया ना, जीरो और खुद एलिमेंट खुद का आइडियल पक्के में होता ही है। तो हमें पता है, पहले मैं लेता हूं लेट एस बी अ नॉन जीरो, लेट एस बी अ नॉन जीरो आइडियल ऑफ एफ। मैंने क्या कहा? एस कोई तो भी नॉन जीरो आइडियल है एफ का, यानी इसको छोड़ के बाकी हम ले लेंगे कि कोई भी नॉन जीरो आइडियल हो। मैं क्या करना चाहता हूं ये समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि अगर एफ एक फील्ड है तो इसके दो आइडियल तो पक्के में होंगे, जीरो एंड एफ खुद होंगे। अब मुझे दिखाना है कि इनको छोड़ के और कोई आइडियल नहीं आ सकता, यह दिखाना है।
तो मैं एक लाइन में तो ये बता दूंगा कि 0 इसका आइडियल है, बता सकता हूं। तो अब मैंने लिया कि S एक नॉन जीरो आइडियल है। अब ये जो F खुद है ये भी क्या है, एक नॉन जीरो आइडियल है, यानी सिर्फ जीरो एलिमेंट नहीं है। नॉन जीरो का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना आपको, कि सिर्फ एक जीरो एलिमेंट ही प्रेजेंट है उसमें, ऐसा आइडियल नहीं है, बाकी एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है? नॉन जीरो आइडियल का मतलब क्या है वहां पे? नॉन जीरो आइडियल का मतलब है कि वहां पे एक लौता एलिमेंट बस जीरो प्रेजेंट है, ऐसा वाला नहीं, उसको छोड़ के कोई भी आइडियल। तो आपने लिखा लेट एस बी एनी, लिख दो यहाँ पे, लेट एस बी एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ एफ, जो पॉसिबल हो सके वो वाला। अब हम दिखा देंगे ये जो एस है ना, ये इक्वल आ जाएगा एफ से, यानी एस एफ के बराबर रहेगा और इसको छोड़ के और कोई भी नहीं रहेगा। समझ में आया कैसा लॉजिक लेके जा रहे हैं? कि अगर हम जीरो आइडियल को छोड़ दे, जीरो आइडियल को छोड़ के बाकी पूरे भी आ सकते हैं, आप प्रॉपर ले लो चाहे इम्प्रॉपर ले लो। जो जीरो होता है और आर होता है ये कौन से आइडियल होते हैं? इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रॉपर होते हैं। यानी प्रॉपर आइडियल कैसे रहते हैं? नॉन जीरो आइडियल रहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है ऐसा नहीं रहता, और उसमें आर से आप एलिमेंट उधार ले लेके बनाते हैं। तो मेरा जो प्रॉपर आइडियल होता है और इम्प्रॉपर का है जो खुद इटसेल्फ वाला जो होता है, ये सबको हम कौन से कहते हैं? नॉन जीरो आइडियल्स कहते हैं। तो मैंने बोला एस कोई भी नॉन जीरो आइडियल हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ले लिया। अब मैं दिखाऊंगा कि s की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यही आ सकती है, नीचे की कोई और आ नहीं सकती। समझ में आया कैसा अप्रोच करना है? तो आपने बोला s कोई भी एक नॉन जीरो आइडियल हो जाए f का, क्योंकि ये एक नॉन जीरो आइडियल है तो इसमें कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट तो पक्के में प्रेजेंट हो गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर a b एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ S, ले लिया। दैट इज मैंने क्या लिया? A एलिमेंट है S का जहां पे A की वैल्यू जीरो नहीं है, तो मैंने A एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया S का। क्योंकि ये एक नॉन जीरो आइडियल है तो इसमें जीरो के साथ साथ बाकी और कोई तो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही, अकेला जीरो नहीं रहेगा। समझ में आया? अकेला सिर्फ जीरो रहा तो उसे हम कौन सा आइडियल लेंगे? जीरो वाला जो रहेगा। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक इजी है। तो ए मैंने एलिमेंट ले लिया हूं एस का। अगर मुझे इसे आइडियल दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? याद है, ए एलिमेंट मैंने लिया हूं एस का। अब मैं एक आर एलिमेंट लेता था रिंग का, यहां पे रिंग की जगह कौन है? फील्ड है, तो मैं एक आर एलिमेंट ले लूंगा फील्ड का। अगर मेरा ए इंटू आर इंटू ए दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाए एस के अंदर, क्या कह रहा हूं मैं? अगर a इंटू आर इंटू ए दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाए s के अंदर, तो s क्या बनता है? मेरा आइडियल बनता है। और मैंने यहां पे क्या लिया हूं? s मेरा कोई तो भी नॉन जीरो आइडियल है f का। क्योंकि ये आइडियल है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब आप बताओ, अगर s एक नॉन जीरो आइडियल है f का, नॉन जीरो आइडियल बनने के लिए एक और चीज जरूरी होती है, क्या? कि S आपका सबसेट हो F का। तो आप लिखेंगे S is the ideal of F. This implies S is the non-zero subset of F. S is a non-zero, non-empty subset of F. S is a non-empty सबसेट ऑफ F आएगा, यानी S के जितने एलिमेंट है वो F के अंदर भी आएंगे। तो दिस इंप्लाइज A एलिमेंट रहेगा F का भी। F क्या दी हुई है? एंड F इज अ फील्ड। F अगर फील्ड है तो मुझे एक चीज पता है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा F में। तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा F में। किस तरीके से? सच दैट A इंटू ए इनवर्स इक्वल रहेगा 1 से, जो इक्वल रहेगा A इनवर्स इंटू A से रहेगा। समझ में आया किस तरीके से लॉजिक लगाया मैंने? पक्के में समझा? तो आप लिखेंगे एस
एस इज अ आइडियल ऑफ एफ, देयरफॉर अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ए लेंगे एस का और एक एलिमेंट लेंगे फील्ड का, तो मैंने अभी दिखा ए इनवर्स किसके अंदर आएगा, फील्ड के अंदर। तो ए इंटू ए इनवर्स लो चाहे ए इनवर्स इंटू ए लो, दोनों के दोनों किसके एलिमेंट आएंगे, एस के। ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या आता है, वन, वन एलिमेंट आएगा एस का। ये कहां से हमारे लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ये चीज समझ में आई पक्के में, यानी हमने दिखा दिया ये जो एस आपका आइडियल है इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर दो, वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। अब मेरे को पता चल गया इसके अंदर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप एक चीज बताओ ऑल्सो, अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लू एफ का, तो जैसे मैंने ले लिया, मैंने अभी प्रूव किया 1 एलिमेंट है एस का, और आप ले लो एक्स, ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एफ का, वेयर एक्स इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एफ। तो बाय आइडियल की प्रॉपर्टी 1 इंटू एक्स लो चाहे x इंटू 1 लो, दोनों के दोनों एलिमेंट आएंगे s के अंदर, सिंस s इज आइडियल ऑफ f। तो आप कोई भी एलिमेंट को, s के एलिमेंट को अगर f के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट किसके अंदर आना चाहिए, s के अंदर आना चाहिए। दिस इंप्लाइज 1 इंटू एक्स लो चाहे x इंटू एक्स लो, आएगा x, यानी x मेरा एलिमेंट आ रहा है s का, आ रहा है। मतलब आप कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा रहे हैं f का, तो वो किसके अंदर आ रहा है, s के अंदर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि f सबसेट रहेगा s का, रहेगा, समझा पक्के में। हम यहाँ पे भी एक डाल देते हैं कि हमने पहले लिया था s सबसेट है f का, इसे इक्वेशन a दे देते हैं और इसे मैं इक्वेशन b दे देता हूं। तो फ्रॉम a एंड b मैं कह सकता हूं क्या, a में मैंने बोला s सबसेट है f का, b में मैं कह रहा हूं f सबसेट है s का, तो मैं कह सकता क्या कि s इक्वल रहेगा f से। मतलब मैं आर्बिट्ररीली कोई भी अगर एक नॉन जीरो आइडियल ले रहा हूं f का, यानी ऐसा आइडियल जो ये जीरो वाले को छोड़ के कोई भी है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, वो क्या है, s इक्वल्स टू f। ऑल्सो वी नो दैट, जीरो इज अ आइडियल ऑफ f। जीरो आइडियल रहेगा f का, जैसे अगर मैं एक सेट ले रहा हूं S जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है, f फील्ड है, तो फील्ड के अंदर पक्के में जीरो एलिमेंट तो आता ही है। तो S को मैंने किससे उठाया हूं, इसके अंदर से उठाया, समझ में आ रहा है ना। f के अंदर, f क्या है, अपने आप में एक फील्ड है, मतलब f प्लस ये क्या फॉर्म करेगा, अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी f के अंदर तो पक्के में आएंगी। f के अंदर जीरो था, मैंने उधार उठा के s के अंदर लिखा, s के अंदर एक तो भी एलिमेंट आ रहा है, तो हमको पता चल गया s इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ f है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी क्या कहती थी, एक बार आपने नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूव कर दिया तो आपको दो एलिमेंट लेना पड़ता है s के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो मैं लिखूंगा 0 बिलोंग्स टू s, 0 बिलोंग्स टू s। इनका सब्ट्रैक्शन भी s के अंदर आना चाहिए, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0, ये बिलोंग करेगा s पे। तो यहाँ पे एडिटिव वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, ये एडिटिव सब ग्रुप है, प्रूव कर दिया हमने। फिर हमें क्या करना पड़ता है, s का एलिमेंट लेना पड़ता है और f का एक एलिमेंट लेना पड़ता है। फिर अगर आप f के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो, यानी f इंटू लो, तो r इंटू 0 क्या आएगा, किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता, 0, एलिमेंट आ रहा है s के अंदर।
फिर आपका आर जो एलिमेंट है उसे आप राइट साइड से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू आर भी आंसर क्या आएगा 0, जो एलिमेंट है एस का। तो याद रखना ये जो 0 एलिमेंट होता है ये हमेशा आपका एक आइडियल बनाता है। आप कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो एफ के अंदर का और एस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, वो एलिमेंट एस के अंदर आना चाहिए। और क्योंकि एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 है, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या मिलेगा 0। तो हमें पता है कि जो 0 रहता है वो तो पक्के में आइडियल फॉर्म करता ही है। तो आपने लिखा वी ऑल्सो नो दैट 0 इज एन आइडियल ऑफ एफ है। तो 0 आइडियल है एफ का, और मैंने जो दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट वाला आइडियल लिया था वो आया इक्वल टू एफ। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज ओनली 0 and f are the ideals of field f, that is it has only improper ideals, that is it has no proper ideals। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमें कह रहा है आपको प्रूव करना है, इसको देखो अलग अलग लैंग्वेज से पूछ सकता है कि प्रूव दैट अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, ऐसा पूछ सकता है। आपसे ऐसा बोल सकता है प्रूव दैट अ फील्ड हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल्स, या तो प्रूव दैट अ फील्ड हैज ओनली 0 एंड फील्ड इटसेल्फ एज इट्स आइडियल्स, पूछ सकता है ऐसा। तो आपको यहाँ पे हम प्रूव करना है कि एक फील्ड के कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। तो हमें पहले पता होना चाहिए प्रॉपर आइडियल्स क्या होता है। इम्प्रॉपर आइडियल्स को छोड़ के, इम्प्रॉपर आइडियल्स क्या होता है, जैसे अगर आर मेरे को रिंग दिया हुआ है तो 0 और आर ये दो होते हैं मेरे लिए इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी आइडियल्स बनेंगे वो क्या होते हैं प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। तो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि f क्या है, एक फील्ड है। f क्योंकि फील्ड है, बाय डेफिनेशन फील्ड क्या होती है, फील्ड एक कम्यूटेटिव रिंग होती है जिसके पास यूनिट एलिमेंट होता है, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आना चाहिए f के अंदर। यानी आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लो तो उसका इनवर्स भी आता है f के अंदर आता है। हमें प्रूव करना है कि f के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, मतलब f के पास गिन के दो आइडियल है, एक 0 दूसरा वो खुद, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें तो पता है कि 0 तो आइडियल पक्के में होता ही है, f के पास दो आइडियल तो पक्के में रहना ही है, एक 0 और दूसरा f खुद में, जहां पे 0 हो गया हमारे लिए 0 वाला आइडियल, 0 एलिमेंट वाला, और f हो गया आपका नॉन जीरो आइडियल। समझ में आया आपको। तो आपने लिखा लेट एस बी एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ एफ, यानी ये 0 को छोड़ के जो भी आइडियल हो सकता है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस से। अब हम दिखाएंगे कि हमने ये क्या किया था, ये आर्बिट्ररीली लिया था, तो इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती थी, हम दिखाएंगे कुछ भी नहीं आ सकती है, एस इक्वल आएगा एफ से, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन जीरो आइडियल आ सकता है और वो आएगा एफ खुद। दिखाना है ऐसा, तो हमने ले लिया एस ये कोई भी नॉन जीरो आइडियल है एफ का। अगर ये नॉन जीरो आइडियल है मतलब एस इस सेट के अंदर 0 को छोड़ के बाकी कोई तो भी नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे, तो वो नॉन जीरो एलिमेंट को मैंने डिनोट किया ए से। तो मैंने लिखा ए कोई तो भी नॉन जीरो एलिमेंट है एस का है। एस अपने आप में क्या लिया हूं मैंने, एक नॉन जीरो आइडियल लिया हूं, और आइडियल होने के लिए दो कंडीशन जरूरी रहती है, पहला कि वो अपने आप में नॉन एम्प्टी सबसेट हो एफ का, और दूसरा दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। पहला ए और बी अगर मैंने एलिमेंट लिया हुआ एस का तो ए माइनस बी भी एलिमेंट आएगा एस का। दूसरा ए मैंने कोई भी एलिमेंट लिया हूं एस का, आर कोई भी एलिमेंट लिया हूं एफ का, तो ए आर लू चाहे आर ए लू, दोनों के दोनों एलिमेंट आएंगे एफ के, आना चाहिए ऐसा। तो मैंने पहली कंडीशन लिया कि अगर S आइडियल है तो पक्के में ये नॉन एम्प्टी सबसेट होगा F का, मतलब S इज अ सबसेट ऑफ F। क्योंकि अगर मेरे को S इक्वल टू F दिखाना है तो मेरे को पता है मुझे S को सबसेट दिखाना पड़ेगा F का, F को सबसेट दिखाना पड़ेगा S का, दिखाना पड़ेगा। अब A एलिमेंट आ जाएगा
एफ के अंदर। क्यों? मैंने कहा एस नॉन एम्प्टी सबसेट है एफ का, मतलब एस में कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा है तो वो मैंने उधार लिया हूं एफ से। मतलब अगर ए एलिमेंट आ रहा है एस के अंदर तो ये उधारी लिया गया होगा किससे? एफ से, यानी ए एलिमेंट रहा होगा एफ के अंदर भी। और एफ क्या है? एक फील्ड है। फील्ड में हमेशा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रेजेंट होता है हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, और ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एफ के अंदर आएगा। किस तरीके से? कि चाहे आप ए इंटू ए इनवर्स निकालो, चाहे ए इनवर्स इंटू ए निकालो, उसका आंसर आएगा वन, जहां पे वन क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो मैंने दिखा दिया कि ए इनवर्स एलिमेंट है एफ का। वापस से आओ, एस का एलिमेंट है ए, एफ का एलिमेंट है ए इनवर्स, और एस मुझे आइडियल लिया हूं मैंने, क्योंकि ये आइडियल है। चाहे मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं एफ का एलिमेंट, चाहे राइट से मल्टीप्लाई करूं एफ का एलिमेंट, जो प्रोडक्ट आएगा वो एस के अंदर आएगा। आप ऐसा कॉमा डाल के लिखने की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स आएगा एस के अंदर, और ए इनवर्स ए इंटू आएगा एस के अंदर। ए इंटू ए इनवर्स भी वन होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी वन होता है, यानी वन एलिमेंट आ रहा है एस के अंदर। यानी ये जो मैंने आइडियल लिया हूं जो नॉन जीरो वाला है, इसमें वन पक्के में आता है। तो मैंने ले लिया वन एलिमेंट है एस का, और एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है फील्ड का, जो मर्जी हो जाए वो वाला एलिमेंट उठा लो फील्ड के अंदर से। फिर से वन एलिमेंट है एस का, एक्स एलिमेंट है एफ का। एफ क्या है? एस क्या है हमारे लिए? हम यहाँ पे आइडियल है, क्योंकि एस आइडियल है तो चाहे आप वन इंटू एक्स निकालो वो भी एस के अंदर आएगा, एक्स इंटू वन निकालो वो भी एस के अंदर आएगा। वन इंटू एक्स क्या होता है? एक्स इंटू वन क्या होता है? एक्स। मतलब मेरा एक्स एलिमेंट आ गया एस के अंदर। एक्स क्या था? कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था। तो आप एक्स का कोई भी एलिमेंट उठाओ वो किसके अंदर मिल रहा है? एस के अंदर मिल रहा है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज ए एलिमेंट ऑफ एस। इसका मतलब एफ इज अ सबसेट ऑफ एस। हमने ऑलरेडी लिया था एस सबसेट है एफ का, अब एफ सबसेट आ गया एस का। इसका मतलब होता है कि एस इक्वल है एफ से। यानी जो आपने ये नॉन जीरो आइडियल लिया था वो क्या आ रहा है? एफ अपने आप में खुद आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो आइडियल मिल रहा है, वो है एफ। और मुझे पता है जीरो तो आइडियल होता ही है एफ का, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया। तो इसके कितने आइडियल्स मिले आपको? दो, एक जीरो और एक एफ अपने आप में खुद मिला। इजी है, समझा सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट थ्योरम देखिए। इफ R is a commutative ring and A is an element of R where A is not equals to 0, then the set RA जो है R इंटू ए सच दैट R एलिमेंट आ रहा है R के अंदर से इज एन आइडियल ऑफ R। आपको दिया हुआ है R यहां पे है एक कम्यूटेटिव रिंग। क्या है R यहां पे? कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग है मतलब रिंग के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। ए मैंने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया हूं आर के अंदर से, तो जो सेट बनने वाला है आर ए वो क्या बनना चाहिए? आइडियल बनना चाहिए आर का। तो हियर क्या दिया हुआ है मुझे? आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग आर ए। ये सेट दिया हुआ है आर ए, जहां पे आर एलिमेंट है आर का, ए एलिमेंट है आर का जो नॉन जीरो है। तो हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है यहां पे? आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आर ए को आइडियल प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, दिखाना पड़ेगा पक्के में।
तो आप देखिए, सिंस मुझे दिख रहा है कि यहां पे R एलिमेंट रहने वाला है R का, और A एलिमेंट रहने वाला है R का, रहने वाला है, एंड R इज अ रिंग, R अपने आप में क्या है, रिंग है, तो वो क्लोज रहेंगी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही आप R इंटू ए निकालेंगे वो भी किसका एलिमेंट आएगा, R का ही आएगा। तो जो भी एलिमेंट R इंटू ए के फॉर्म में आएगा वो भी किसका एलिमेंट रहेगा, रिंग का ही रहेगा। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, समझा कौन सी प्रॉपर्टी लगाए यहां पे। तो मतलब आर ए, ये जो एलिमेंट है ये भी किसके अंदर से आ रहा है, आर के अंदर से। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, आर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो मैं किन से उधार लेने वाला हूं, आर से उधार लेने वाला हूं। तो दिस इंप्लाइज आर ए इज अ सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर ए ये सबसेट है मेरा आर का, आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे प्रूव करना है कि वो नॉन एम्प्टी है। ऑल्सो जीरो एलिमेंट आएगा रिंग के अंदर, सिंस आर इज अ रिंग। आर अगर रिंग है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो पक्के में आएगा ही आएगा। समझ में आया ना, आर इज अ रिंग एंड जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। रिंग के अंदर हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होती चाहिए, क्योंकि हम R प्लस को अबिलियन ग्रुप बनाते हैं ना, और अबिलियन ग्रुप बनने के लिए क्लोजर अंडर एडिशन, एसोसिएटिव अंडर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है इसमें, याद रहेगा। यानी जीरो हमेशा एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होता ही है, समझा। तो जीरो एलिमेंट पक्के में रहेगा R के अंदर। तो देखो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर मैं जीरो को लिख सकता हूं जीरो इंटू ए, लिख सकता हूं, और जीरो इंटू ए, आर इंटू ए, ये वाला जो फॉर्म है ये हमेशा किसके अंदर आता है, आर ए के अंदर। तो ये एलिमेंट आ जाएगा आर ए के अंदर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आर ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। आर ए क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया आर का। समझ में आया ना, जीरो एलिमेंट है रिंग के अंदर का, तो मैं यहां पे आर के जगह कोई भी रिंग का एलिमेंट डाल सकता हूं। तो आर के जगह मैंने डाल दिया जीरो, तो आएगा जीरो इंटू ए। इसका भी आंसर क्या आता है, जीरो। तो जीरो इंटू ए, जिसका आंसर आता है जीरो, ये भी एलिमेंट आएगा आर ए के अंडर। क्या लिखा समझा ना आपको, क्योंकि आप यहां पे R का कोई भी एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आएगा पक्के में। तो R मैंने प्रूव कर दिया नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। तो पहला काम तो हो गया। अब बस वो दो प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। कौन कौन सी, कि पहला, अगर मैं दो एलिमेंट लू R A के अंदर से, क्योंकि यहां पे A और R नहीं ले सकते, तो मैं क्या लेता हूं, XY लेता हूं। सपोज कि मैं X एलिमेंट ले रहा हूं आर ए का, y एलिमेंट ले रहा हूं आर ए का, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी आर ए के अंदर आना चाहिए। और सेकेंड, अगर मैं x एलिमेंट ले रहा हूं आर ए का, और मैं R के अंदर से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा रहा हूं, मैं R1 से डिनोट करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे R यूज किया हुआ है। R1 ये कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं मैं रिंग का, तो चाहे मैं x R1 लू, ये भी आपके आर ए के अंदर आना चाहिए, और R1x लू, ये भी आपके आर ए के अंदर आना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई कर दे, तो मैं कह सकता हूं ये जो आर ए सेट है ये क्या बना लेगा, आइडियल ऑफ आर बना लेगा। तो चलिए इससे हम सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। दो एलिमेंट ले लेते हैं आर ए के अंदर से। तो चलो लेट x, ये भी एलिमेंट हो जाए आर ए का, y ये भी एलिमेंट हो जाए आर ए का, हो जाए।
अब बताओ आर ए के अंदर एलिमेंट कौन से फॉर्म में आने वाले हैं, आर इंटू ए के फॉर्म में आने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज एक्स की जो वैल्यू रहेंगी ये कुछ इस फॉर्म में रहेंगी, x1 ए के फॉर्म में, y की जो वैल्यू रहेंगी वो कौन से फॉर्म में रहेंगी, y1 ए के फॉर्म में रहेंगी, वेयर x1 और y1 ये एलिमेंट आएंगे हमारे r के, आएंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? कैसे लॉजिक ले रहे समझ रहा है ना, कि कोई ना कोई r इंटू ए का फॉर्म आएगा। अगर मैं कह रहा हूं x एलिमेंट है आर ए का, तो x भी इस फॉर्म में रहेगा r इंटू ए के फॉर्म में। तो मैंने लिखा है x को r इंटू ए के फॉर्म में। अगर ऐसा लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, r1a r2a, जहां पे r1 और r2 एलिमेंट है r का। जिस भी चीज में कंफ्यूजन होता ना उसको छोड़ देना, वैसा उस पर ज्यादा दिमाग लगाते बैठना क्या नहीं। तो मैंने x को लिया आर ए का एलिमेंट, y को लिया आर ए का एलिमेंट। मुझे पता है आर ए के अंदर एलिमेंट आएंगे r इंटू ए के फॉर्म में, जहां पे r एलिमेंट रहेगा रिंग के अंदर का। तो मैंने बोला x एलिमेंट है आर ए का, तो x की वैल्यू आएंगी r इंटू ए के फॉर्म में, आ रही है। y एलिमेंट रहेगा आर ए का, तो y की वैल्यू आएंगी r इंटू ए के फॉर्म में, आ रही है। जहां पे r1 r2 किसके एलिमेंट आएंगे, r के। तो इनका सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, तो देयरफॉर x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएंगी, r1a माइनस r2a। a को कॉमन निकाल लेता आएगा r1 माइनस r2 इंटू ए, और ये एलिमेंट आएगा मेरा r a के अंदर। क्यों? सिंस r1 और r2 एलिमेंट है r के एंड r इज अ रिंग। अगर r रिंग है मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स रिंग के अंदर आएगा। अगर r2 रिंग के अंदर है तो एडिटिव इनवर्स यानी माइनस r2 भी रिंग के अंदर आएगा, तो r1 भी रिंग के अंदर आ रहा है और माइनस r2 भी रिंग के अंदर आ रहा है। और क्योंकि r रिंग है तो इट विल बी क्लोज अंडर एडिशन, तो r1 प्लस माइनस r2 ये भी आएगा रिंग के अंदर, मतलब r1 माइनस r2 ये भी आएगा रिंग के अंदर आएगा। अब इतना बड़ा बड़ा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट लिखेंगे r1 r2 एलिमेंट है r के, r रिंग है तो r1 माइनस r2 भी एलिमेंट आएगा रिंग का, आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और देखो रिंग का एलिमेंट में राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है a, रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है a। ऐसे एलिमेंट हमेशा किसके अंदर आते हैं, r a के अंदर। यहाँ पे भी देखो रिंग के एलिमेंट पे राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट किसके अंदर आए, आर ए के अंदर है। समझ में आया? तो आपने पहली प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी। अब आएंगे हम हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर। तो आप लिखेंगे नाउ लेट एक्स, ये एलिमेंट हो जाए आपका आर ए का, एंड अब देखो मेरे को r1 r2 में ऑलरेडी यूज कर दिया हूं, तो मैं लिखूंगा r3, ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आ जाए मेरा r का, आ जाए। मैंने r3 से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया r का, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ r, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ r ले लिया। अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी r के अंदर आता है, दिखाना पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं r3 को मल्टीप्लाई करूं x से, क्या करा मैंने, r3 को मल्टीप्लाई करा x से, तो आ जाएगा r3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, r1 इंटू ए। मैं r1 इंटू ए लिखूं चाहे से ऐसा लिख दूं r3 इंटू r1a, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, क्योंकि r3 भी किसका एलिमेंट है, रिंग का है, r1 भी किसका एलिमेंट है, रिंग का है, और a भी किसका एलिमेंट है, रिंग का है। एंड रिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, है ना।
तो आपको मिला R3 इंटू R1 इंटू ए, ये फॉर्म में मिला। अब आप बताओ R3 एलिमेंट है रिंग का, R1 एलिमेंट है रिंग का। R से क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, रिंग डिनोट कर रहा हूं, एंड R इज अ रिंग। और रिंग की खासियत क्या रहती, वो क्लोज रहता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप R3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से तो वो भी एलिमेंट आएगा रिंग के अंदर। मतलब रिंग का एक एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए से। जब भी रिंग का कोई एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई हो ए से, वो किसके अंदर आ जाता है, आर ए के अंदर आ जाता है, आ जाता है। तो अगर मैं x एलिमेंट ले रहा हूं आर ए का, R3 एलिमेंट ले रहा हूं R का, तो मुझे R3x ये भी एलिमेंट मिल रहा है R A का। एंड सिंस R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, R क्या है यहाँ पे, एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका x इंटू R3 ये भी एलिमेंट आएगा R A के अंदर आएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब आप चाहे लेफ्ट आइडियल वाली वैल्यू निकाले, राइट आइडियल वैल्यू निकाले, दोनों के दोनों आपके एलिमेंट यहीं पे आएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप ये जब x बना रहे हैं, x किससे बना हुआ है, x बना हुआ है मल्टीप्लीकेशन दो एलिमेंट ऑफ रिंग से, और दो एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई होके एक एलिमेंट बना रहे तो वो एलिमेंट भी किसके अंदर आ रहा है, रिंग के अंदर आ रहा है। आ रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मेरा x R3 ये इक्वल रहेगा R3x से रहेगा। मैं लिखा ही देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपको बाद में फिर कंफ्यूजन हो गया तो दिक्कत हो जाएंगी। मैं यहाँ पे रीजन में लिखा देता हूं। बताओ x की वैल्यू क्या है, R1 इंटू ए, जहां पे R1 ये भी एलिमेंट है रिंग का, ए ये भी एलिमेंट है रिंग का है, हमने दिखाया था ए एलिमेंट किसका है, रिंग है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी x R1 ये भी किसके अंदर आ जाएगा, रिंग के अंदर, यानी x की वैल्यू जो है R1 इंटू ए ये भी एलिमेंट आ जाएगा रिंग के अंदर आ जाएगा। तो x जिसकी वैल्यू है R1a ये भी किसके अंदर आ रहा है, रिंग के अंदर आ रहा है, आ रहा है। तो यानी मेरा हो गया देयरफॉर x ये एलिमेंट हो गया मेरे रिंग R के अंदर का, हो गया। R3 मैंने ये एलिमेंट लिया हूं R के अंदर लिया हूं, ये जो रिंग है ये कैसी है, एंड R इज कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होता, आप चाहे x इंटू R3 दोनों जो रिंग के मल्टीपल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करो, चाहे x इंटू R3 निकालो चाहे R3 इंटू एक्स निकालो, दोनों की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है, आती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो x R3 इक्वल रहेगा R3x से, क्योंकि R3x एलिमेंट है RA का, तो x R3 भी एलिमेंट रहेगा RA का। समझ में आया, तो ये रीजन छाप देना वहां पे ताकि आपको दिक्कत ना, समझ में आया। तो क्योंकि RX3 एलिमेंट था RA का और ये एलिमेंट इक्वल है XR3 से, तो XR3 भी एलिमेंट रहेगा RA का। तो एक जगह पे आपने रिंग के एलिमेंट को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो राइट आइडियल हो गया, एक जगह पे आपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट आइडियल हो गया। तो आप कह सकते दिस इंप्लाइज RA इज द आइडियल ऑफ R। आ गया, और यही प्रूव करना था आपको प्रूव करना था कि RA ये एक आइडियल आ जाए R का। इजी द कंसेप्ट। तो जब तक आप कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हैं, डेफिनेशन पकड़ के चल रहे हैं, तब तक आपको इस पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जहां पे भी आपने डेफिनेशंस में घापा मारना शुरू किया वहां से आपके लिए दिक्कत होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा सबको। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, R एक कम्यूटेटिव रिंग दी हुई थी जहां पे A एलिमेंट रहेगा R का और R इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक जो सेट बन रहा है RA जिसपे
आप रिंग के एलिमेंट को राइट साइड में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो सेट बन रहा है ये आइडियल बनना चाहिए आर का, ऐसा कह रहा है आपको। अब ये चीज याद रखिएगा, आर इंटू ए, ये जो भी एलिमेंट आर ए के अंदर आ रहा है वो रिंग का एलिमेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आर ये जो एलिमेंट है ये भी रिंग के अंदर का है, ए ये जो एलिमेंट है वो भी रिंग के अंदर का है, एंड रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आर इंटू ए ये भी रिंग का ही एलिमेंट होगा। समझ में आई ये बात सबको? हमें प्रूव करना है आर ए आइडियल है आर का, प्रूव करना है। तो आपने लिखा कि आर एलिमेंट है आर का, ए एलिमेंट है आर का, आर रिंग है तो आर ए भी एलिमेंट आएगा आर का, मतलब आर ए इज अ सबसेट ऑफ आर। आ गया? यानी आर ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है? तो 0 ये एलिमेंट हमारा रिंग के अंदर प्रेजेंट है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 0 ये एक रिंग का एलिमेंट है, इसको मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए से, तो 0 इंटू ए ये किसके अंदर आ जाएगा, आर ए के अंदर आ जाएगा। तो आपने पहले ही दिखाया था ये सबसेट है, अब दिखा दिया उसके अंदर एलिमेंट भी है, तो आर ए क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर हो गया। अब x एलिमेंट मैंने लिया आर ए का, y एलिमेंट लिया आर ए का, क्योंकि हम हमेशा दो एलिमेंट लेते हैं s का और दिखाते हैं इनका सब्ट्रैक्शन भी s के अंदर आ रहा है। तो मैंने लिया x एक एलिमेंट है आर ए का, y एक एलिमेंट है आर ए का। हमारे x आर ए के अंदर कौन से फॉर्म के एलिमेंट आते हैं, रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से a मल्टीप्लाई हो जाए, तो रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से a मल्टीप्लीकेशन, रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से a मल्टीप्लीकेशन, यानी r1 r2 एलिमेंट हो गए रिंग के, इनका सब्ट्रैक्शन निकालो तो आएगा r1a माइनस r2a, तो आएगा r1 माइनस r2a, ये भी एलिमेंट आ जाएगा आर ए के अंदर। क्यों? क्योंकि r1 r2 एलिमेंट है रिंग के, एंड रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन, साथ साथ ये क्योंकि आपका, या तो आप इसे बोल सकते हैं कि एडिटिव सब ग्रुप बना सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि r1 r2 ये एलिमेंट है r का, तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस r2 भी r के अंदर आएगा, r1 एलिमेंट है r का, माइनस r2 एलिमेंट है r का, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो r1 माइनस r2 भी r के अंदर आएगा जैसे मैंने आपको तभी एक्सप्लेन किया था, तो ये एलिमेंट भी आएगा r के अंदर। अब एक रिंग का एलिमेंट राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है a से, ऐसा एलिमेंट r a के अंदर आता है, तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दिए। सेकेंड मुझे क्या प्रूव करना है, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के लिए, तो मैंने x एलिमेंट लिया हूं आर ए से, जहां पे x की वैल्यू है r1a, r3 एलिमेंट लिया हूं r का, ये कोई तो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने ले लिया है रिंग के अंदर से। अब मैं निकालूंगा r3 इंटू एक्स, r3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है r1a। अब r3 भी एलिमेंट है रिंग का, r1 भी एलिमेंट है रिंग का, a भी एलिमेंट है रिंग का। रिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो एंड के दो में ब्रैकेट डालू चाहे सामने के दो में डालू, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। r3 और r1 दोनों के दोनों एलिमेंट है रिंग के, एंड रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो r1 इंटू r3 ये भी किसके अंदर आएगा, r के अंदर। सब चीजें डेफिनेशंस पे हो रही है, कुछ भी नया दिमाग लगा रहे हैं क्या, नहीं। तो ये एक r का एलिमेंट है, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो ये किसके अंदर आएगा, r a के अंदर आएगा। सिमिलरली x इंटू r3 ये भी किसके अंदर आएगा, r a के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रिंग है कम्यूटेटिव। कैसी रिंग है मेरी, कम्यूटेटिव। अब r3x ये किसका एलिमेंट है, r a का, ये किसका एलिमेंट है, r a का, एंड r a इज सबसेट ऑफ r, तो मैं कह सकता हूं r3x ये एलिमेंट रहेगा r का भी, कह सकता हूं ऐसा। और r क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो आप चाहे r3x लो चाहे x r3 लो, कम्यूटेटिव रिंग में आप पहले किससे मल्टीप्लाई कर रहे किससे, इस पे फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव रिंग के लिए a इंटू बी इक्वल रहेगा b इंटू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू r, तो आप r3x को ही लिख सकते हैं x इंटू r3, तो अगर r3x r a के अंदर है तो x3 r भी r a के अंदर आएगा, क्योंकि दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हमने बता दिया लेफ्ट आइडियल भी है राइट आइडियल भी है, तो हम कह सकते हैं यानी यहाँ पे हमारा r a क्या है, r a इज आइडियल ऑफ r।
आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझे सबको। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, एक थ्योरम आपको होमवर्क में करना है कि लेट आर बी अ commutative ring with unit element, that is be a commutative ring with unit element whose only ideals are 0 and R itself, then R is a field। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप करेंगे होमवर्क में। क्यों? इसका प्रूफ है पहला तो ये थ्योरम, ठीक है। तो पहले आपको ये वाला जो थ्योरम है वो है इसका शुरुआत का प्रूफ कि आर ए ये आइडियल होगा आर का। तो आपने यहां तक दिखा दिया कि आर ए इज द आइडियल ऑफ आर, दिखा दिया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0 और आर ए, सिर्फ ये दो ही आइडियल हो सकते हैं आर के। और हमने क्या बनाया कि आर ए आइडियल है आर का। अगर आर ए आइडियल है आर का मतलब या तो आर ए वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी 0 से, या तो आर ए वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी आर से, रहेगी ऐसे। अब क्योंकि मैंने यहां पे बताया हूं आर के अंदर क्या है, यूनिट एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है आर का। तो इस हिसाब से अगर ये चीज ट्रू रहेंगी तो 1 इंटू ए इक्वल आना चाहिए 0 से, 1 इंटू होता है ए आना चाहिए इक्वल 0 से। लेकिन a इक्वल टू 0 रहता है क्या? नहीं, हमने लिया हुआ है a क्या है यहाँ पे, एक नॉन जीरो एलिमेंट है? तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर विच इज नॉट पॉसिबल, यानी आर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट रहेगा, यानी आर ए सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट से इक्वल हो। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर ये नहीं है तो पक्के में ये ट्रू होगा कि आर ए इक्वल रहेगा कैसे, मेरा आर से रहेगा पक्के में, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज अ मल्टीपल ऑफ ए। कह सकता हूं मैं आर ए ये इक्वल है आर से, यानी आर का हर एक एलिमेंट मल्टीपल है किसका? ए का मल्टीपल है। साथ साथ मुझे क्या दिया हुआ है? 1, ये एलिमेंट बिलोंग करता है आर से, यानी 1 इंटू ए, ये भी इक्वल आने वाला है मेरे आर के एलिमेंट से। मतलब 1 एलिमेंट है आर का, तो मेरा कोई तो भी एक एलिमेंट आर के अंदर ऐसा भी आएगा जो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर दे? 1 दे। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? 1 एलिमेंट है आर का है, तो इस 1 एलिमेंट ऑफ आर के लिए आर इंटू ए के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। सपोज कि मैं वो एलिमेंट ले लेता हूं बी, कि बी इंटू ए, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ये चीज समझ में आ रहा है ना? आर इंटू ए और आर इक्वल है, यानी आर के अंदर जितने एलिमेंट है और आर ए के अंदर जितने एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेंगे वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। हमें सीक्वेंस नहीं मालूम, लेकिन अगर इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, तो इसके 10 एलिमेंट इसके 10 एलिमेंट से कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। हमें कह रहा है आर एक रिंग है जिसके पास क्या है? यूनिट एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है आर में। तो इस आर में अगर 1 है तो आर ए में कोई एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहा होगा ना जिससे 1 इक्वल होगा। मैंने उसको ले लिया बी ए, ले लिया, तो सीधी सी बात है ये बी एलिमेंट किसके अंदर आएगा? रिंग के अंदर ही आएगा, क्योंकि रिंग का एलिमेंट इंटू ए है। तो b इंटू ए की वैल्यू आ रही है 1, और ये कैसी रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग है, तो b इंटू ए लो चाहे a इंटू बी लो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और मुझे पता है b इंटू ए, इसका आंसर आ रहा है 1, और ये इक्वल है a इंटू बी से। b इंटू ए इक्वल है 1 से, जो इक्वल है a इंटू बी से, तो मैं कह सकता हूं क्या b इज इनवर्स ऑफ a।
कह सकता हूं। और मैंने ए को क्या लिया था, एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। तो आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर लो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है आर के अंदर। तो एक कम्यूटेटिव रिंग जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट हो और जिसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, वो क्या रहती है, एक फील्ड रहती है। तो हमें पिछला थ्योरम लिख के ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आर ए क्या है, एक आइडियल है आर का। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर के सिर्फ दो आइडियल है, जीरो और आर। अगर मैं आर ए को इक्वल लूंगा जीरो एलिमेंट से, तो आर के अंदर वन एलिमेंट पक्के में प्रेजेंट है, तो वन इंटू ए इक्वल आना चाहिए जीरो से। ये इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ए इंटू वन होता है ए, और ए इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, तो ए की वैल्यू जीरो आ सकती है क्या, नहीं। तो ये पक्के में इससे तो इक्वल नहीं है। हम कह रहे हैं इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आइडियल है और हमने दिखा दिया ये नहीं है, तो आर से इक्वल होना चाहिए। तो आर इक्वल आना चाहिए आर से, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ आर ए, मतलब इनके कोई ना कोई एलिमेंट इक्वल होने वाले। तो आर का कोई भी एलिमेंट आर ए के किसी ना किसी एलिमेंट से इक्वल होगा ही होगा। आर ए में एलिमेंट कौन से फॉर्म में आने वाले हैं, आर ए में एलिमेंट इस फॉर्म में आएंगे, रिंग का एक एलिमेंट वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ। तो सपोज मैंने लिया रिंग के अंदर एक एलिमेंट है बी, तो बी मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो बी ए, ये एलिमेंट किसके अंदर आएगा, आर ए के अंदर आएगा। ये एलिमेंट इक्वल आएगा किससे, यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग से आएगा, क्योंकि आर मुझे दिया हुआ है विथ यूनिट एलिमेंट। तो आर के जितने एलिमेंट है वो सबके सब आर ए के किसी न किसी एलिमेंट से इक्वल होंगे। तो मैंने लिया ये जो यूनिट एलिमेंट है ये बी ए से इक्वल है, आएगा ऐसा। मुझे दिया हुआ है कि आर कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो ए भी एलिमेंट है आर का, बी भी एलिमेंट है आर का। तो चाहे मैं ए बी लू चाहे बी ए लू, दोनों के दोनों किसके एलिमेंट रहेंगे, रिंग के, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। और क्योंकि आर यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग है, तो चाहे मैं बी ए लू चाहे ए बी लू, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, यानी बी ए और ए बी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, वन आ जाएंगी। दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन अगर वन आ रहा है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्स है। ए था कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, एक आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट जो आपने रिंग के अंदर से लिया था, और उसका इनवर्स बी आपको मिल रहा है किसके अंदर, रिंग के अंदर। यानी हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू रहती है वो सब एलिमेंट के लिए ट्रू रहती है। तो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट आप उठाओगे सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसी एक रिंग जो कम्यूटेटिव हो, उसके अंदर यूनिट एलिमेंट हो और हर एक एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अब इसे लिखना आपके लिए आपका होमवर्क है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।